वंदे मातरम साथियों, आज की क्लास में हम 14 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखेंगे और आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। प्लस अगर आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो डेली, तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़कर आप डेली पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो क्लास की। तो आइए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं और ये इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। हाल ही में क्रोएशिया के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो क्रोएशिया देश के राष्ट्रपति कौन बने? जोरान मिलनोविक यहाँ के राष्ट्रपति बने। क्रोएशिया की अगर बात करें तो क्रोएशिया अभी हाल ही में यूरो को अपनाने वाला नवीनतम विश्व देश बना है। यूरो को अपनाने वाला विश्व क्रम का देश कौन सा है? क्रोएशिया है। यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं जोरान मिलनोविक यह री इलेक्ट हुए, दूसरी बार यहाँ के लगातार राष्ट्रपति बने और 5 वर्ष इनका कार्यकाल रहने वाला है। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है यहाँ पर? तो राष्ट्रपति के पास ना होकर यहाँ की जो संसद है, जो प्रधानमंत्री है, उनके पास वास्तविक शक्ति होती है जो शासन की है। संसद की बात करें, इसकी संसद को क्या कहा जाता है? तो सबोर इसकी संसद को कहा जाता है क्रोएशिया की। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? किसी एग्जाम में भी पूछी गई थी, तो ज़ाग्रेब इसकी राजधानी है क्रोएशिया की। अभी हाल ही में निकोलस मादुरो जी का भी नियुक्ति हुई है, राष्ट्रपति बने। अर्थात ये तो किस देश के राष्ट्रपति बने? निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो कराकस यहाँ की राजधानी है। मुद्रा तो बोलीवर यहाँ की मुद्रा है वेनेजुएला की। लानोज यहाँ पर घास के मैदानों को कहा जाता है। एंजिल जलप्रपात भी कहाँ पर है? हमें वेनेजुएला में देखने को मिलता है। और जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, उसका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है वेनेजुएला, और यहीं पर एंजिल जलप्रपात है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और मराकाइबो झील भी कहाँ पर स्थित है? वेनेजुएला में। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसकी सबसे बड़ी झील है मराकाइबो झील, और ये वेनेजुएला में स्थित है। अगर बात करें घास के मैदानों को, पंपास कहाँ पर कहा जाता है? पंपास घास के मैदानों को पंपास कहाँ पर कहा जाता है? पंपास या कंपास कहा जाता है। इसके बाद जो है यूक्रेन और रूस वाला क्षेत्र है, यहाँ पर घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो स्टेपी घास के मैदानों को कहाँ पर कहा जाता है? स्टेपी घास के मैदानों को कहाँ पर कहा जाता है? जो पुस्ताज है, पुस्ताज कहाँ पर कहा जाता है घास के मैदानों को? तो जो पंपास या कंपास है, यह कहाँ पर कहा जाता है? ब्राज़ील में कहा जाता है घास के मैदानों को। स्टेपी कहाँ पर कहा जाता है? तो ये यूक्रेन और जो रूस वाला क्षेत्र है, यहाँ पर घास के मैदानों को स्टेपी कहा जाता है। पुस्ताज कहाँ पर कहा जाता है? तो हंगरी में पुस्ताज कहा जाता है। डाउन्स कहाँ पर कहा जाता है घास के मैदानों को? तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। इसके अतिरिक्त वेल्ड कहाँ पर कहा जाता है घास के मैदानों को? तो जो दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ पर वेल्ड कहा जाता है घास के मैदानों को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है, किस क्षेत्र में। और प्रेरीज की कहाँ पर कहते हैं? प्रेरीज घास के मैदानों को। तो जो यूएसए वाला क्षेत्र है, यहाँ पर प्रेरीज कहा जाता है घास के मैदानों को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में हुआ शामिल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह समिति है संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की एक समिति है जो बिग डेटा और डेटा विज्ञान के लिए कार्य करती है। तो इसकी स्थापना, संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति की स्थापना 2014 में होती है और भारत इसका भी सदस्य बना है। इसका आप जो फुल फॉर्म देखेंगे, यूनाइटेड नेशन CEBD, जो यूनाइटेड नेशन CEBD कहा जाता है इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति, और जो यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑफ एक्सपर्ट ऑफ बिग डेटा, तो ये क्या करता है? जो डेटा रहता है, जो हमारे आंकड़े रहते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उनके संरक्षण के लिए प्रयास करते हैं। तो ये समिति है जिसमें भारत इसका सदस्य बना है यूनाइटेड नेशन की, और 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत इसमें शामिल हुआ है अभी। और जो डेटा होता है हमारा, डेटा के संरक्षण और डेटा के जो बेहतर उपयोग हो सकते हैं, उनके लिए यह कमेटी बनाई गई थी। इसकी स्थापना 2014 में होती है। वर्तमान इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका इस बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है। और 31 सदस्य देश है इस समिति में, जो बिग कमेटी ऑफ एक्सपर्ट ऑफ बिग डेटा कमेटी है। इसमें 31 देश सदस्य देश है। अभी हाल ही में रिसेंट में कुछ संस्थानों के कुछ देश सदस्य बने हैं, उन्हें देखते हैं। नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? नवीनतम स्वीडन बना है। ब्रिक्स का 10वां देश नवीनतम अभी हाल ही में कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है, हमने देखा था। जो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके 69वें क्रम का सदस्य इजराइल बना है। G20 का 21वां सदस्य, आपको पता होगा भारत में जब G20 की अध्यक्षता की थी तो अफ्रीकन यूनियन इसकी जो है सदस्य बना था 21वां।
एससीओ संघाई सहयोग संगठन का अभी नवीनतम सदस्य कौन बना है 10वां, तो यह बेलारूस बना है। अगर बात करें एससीओ संघाई सहयोग संगठन की बैठक कहाँ पर होती है इस बार, तो अस्ताना कजाकिस्तान में इस बार इसकी बैठक होती है और यहीं बेलारूस को शामिल किया गया है। जो G20 है इसकी अध्यक्षता किसने की थी इस बार, तो ब्राज़ील ने की थी G20 की अध्यक्षता इस बार। ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी इस बार, तो रूस ने अध्यक्षता की थी ब्रिक्स की इस बार। जो नाटो है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। 1949 में इसकी स्थापना होती है और जो मार्क रूटो है वर्तमान में इसके हेड है नाटो के, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर यूनाइटेड नेशन के बारे में देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, तो 24 सितंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में और न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। 193 देश इसके सदस्य हैं और 6 अंग होते हैं यूनाइटेड नेशन के। इसके प्रथम हेड कौन थे, तो जो नॉर्वे के त्रिगवेली हैं जो यूनाइटेड नेशन के प्रथम हेड बने थे। वर्तमान हेड इसके एंटोनिया गुटारेस जी है। और यूएस जो यूएनओ है यहाँ पर भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो पर्वत नेनी हरीश जी वर्तमान में यहाँ स्थायी प्रतिनिधि है। जो रुचिरा कंबोज थी उनके स्थान पर पर्वत नेनी हरीश जी भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने यूएनओ में। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक नीमेसुलाइट पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो यह जानवरों को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा थी नीमेसुलाइट, इस पर अभी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यह किसको दुष्प्रभावित करती थी, किस जानवर को दुष्प्रभाव इस पर दिखाई देते हैं, तो गिद्धों पर दुष्प्रभाव दिखाई देते थे। इसके कारण गिद्धों की मृत्यु हो रही थी लगातार। जो न्यूमेसलाइड है, न्यूमेसलाइड यह पशु दर्द निवारक दवा है और गिद्धों में यह विषाक्तता और जहर का कारण बन रही थी। गिद्धों के लिए यह एक जहर था, एक विषाक्तता थी गिद्धों के लिए। जो नीमेसुलाइड दवा है यह, और यह पशुओं में दर्द निवारक के रूप में दी जाती थी। तो गिद्धों में किडनी फेल होने का कारण यह माना जा रहा था। जो पशु होते हैं, अगर पशु बीमार है और हम इन्हें मेडिसिन देते हैं, जो नीमेसुलाइड है यह मेडिसिन दी जाती है, और अगर उस पशु की मृत्यु हो जाती है आगे जाकर कभी, तो जो दर्द निवारक दवा है जो नीमेसुलाइड, इसके जो दुष्प्रभाव है यह गिद्धों पर दिखाई देते थे। गिद्धों की किडनी फेल हो जाती थी इस दवा से, जब पशुओं के मरने के बाद गिद्ध इसे खाते थे। तो इस पर अभी प्रतिबंध लगा दिया गया है। और प्रतिबंध लगाने की घोषणा किसने की है, तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जो संस्थान है इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में, इन्होंने इज्जत से बता दिया है कि ये न्यूमेसाइड जो दवा है इसे बैन किया जा रहा है, ये गिद्धों के लिए खतरा है। अगर बात करें पूर्व में भी गिद्धों के लिए एक दवाई जो खतरा थी, इनकी मृत्यु का कारण बनी थी, और भारत में गिद्धों की प्रजाति के विलुप्त का मुख्य कारण यही दवा बनी है। तो जो डाइक्लोफेनेक दवा थी, यह भी दर्द निवारक दवा थी और इसे भी पहले प्रतिबंध किया गया था, क्योंकि यह भी गिद्धों में जो विषाक्तता जहर का कारण बन रही थी, और गिद्धों की जो किडनी फेल है या उनकी मौत का प्रमुख कारण है भारत में डाइक्लोफिनेक, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2025 में 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ होगा, तो 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ पर, पुणे में होने वाला है। कहाँ पर, पुणे महाराष्ट्र में। आर्मी डे, आज ही के दिन हम आर्मी दिवस मनाते हैं हमारा, तो 15 जनवरी को आर्मी डे होता है। और इस बार 2025 में 77वें क्रम की परेड कहाँ पर आयोजित होगी, तो इसका होस्ट होने वाला है पुणे महाराष्ट्र होस्ट रहेगा इसका आर्मी डे पर, आज के दिन इसका आयोजन हो रहा है। और जो होस्ट कौन रहेगा, तो पुणे महाराष्ट्र रहेगा। और कौन सी कमान है सेना की जो इसे आयोजित करने वाली है, तो जो दक्षिणी कमान है इसे आयोजित करेगी जो आर्मी डे इस पर, जो 77वें क्रम की परेड है महाराष्ट्र पुणे में। अगर इसकी थीम की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी थीम समर्थ भारत सक्षम सेना, समर्थ भारत सक्षम सेना इस बार की थीम रखी गई है हमारी। और जो नेपाली सेना का बैंड डे वह भी इसमें भाग लेने वाला है। 15 जो जनवरी है, इसी दिन हम आर्मी डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को जो हमारे पहले कमांडर इन चीफ थे एम करियप्पा जी, तो यह भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ नियुक्त किए गए थे। यह 15 जनवरी 1949 को बनाए गए थे भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ, इसलिए 15 जनवरी को हम जो सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्तमान में इसके हेड कौन है, तो वर्तमान में उपेंद्र त्रिवेदी जी इसके हेड है।
हमारी भारतीय सेना के एयरफोर्स ने अपना स्थापना दिवस कहाँ पर मनाया है, एयर शो का आयोजन कहाँ हुआ था, तो चेन्नई तमिलनाडु में इस बार एयर शो का आयोजन हुआ था और 8 अक्टूबर को हम एयरफोर्स डे मनाते हैं। वर्तमान में इसके हेड कौन है, तो अमरप्रीत सिंह ही वर्तमान में हमारे एयरफोर्स के हेड है। नेवी डे कब मनाते हैं, तो 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है और इस बार उड़ीसा के पुरी में इसका आयोजन हुआ है नेवी डे का। वर्तमान में हमारे नेवी प्रमुख कौन है, तो दिनेश त्रिपाठी जी हमारे वर्तमान में नेवी प्रमुख हैं। और हमारे सीडीएस कौन है, वर्तमान में सीडीएस जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, तो अनिल जी चौहान वर्तमान में हमारे सीडीएस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चेंबर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चेंबर कहाँ, पुणे में स्थापित किया जाएगा। मिशन मौसम प्रारंभ किया गया है प्रधानमंत्री जी द्वारा और जो यह किस संस्था से संबंधित है, तो जो IMD है जिसकी स्थापना के 150 साल पूर्ण हुए हैं। हमने देखा था कि ये अपनी स्थापना के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो हमारा 26 जनवरी को परेड होने वाली गणतंत्र दिवस पर यह अपनी झांकी को पहली बार यहाँ पर प्रस्तुत करने वाला है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है जो इसके 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इसकी स्थापना भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 15 जनवरी 1875 को होती है। तो आज ही के दिन इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, तो 150 साल पूर्ण हो गए इसकी स्थापना को। इसके सम्मान में 150 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है। और जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है हमारा, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिशन मौसम प्रारंभ किया है और मिशन मौसम के लिए जो 2 वर्ष के लिए प्रारंभ किया है और इसके लिए 2000 करोड़ इतनी राशि का आवंटन किया गया है। 2 वर्ष में इसके लिए 2000 करोड़ रुपए की राशि का खर्च किया जाएगा। और मिशन मौसम का लक्ष्य क्या है, तो जो पूर्वानुमान, जो हमारे मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है उसकी सटीकता, जो उसकी वैधता है, जो उसका कारण है, अर्थात जो पूर्वानुमान लगाया जाता है उसकी जो आंकड़े हैं उसको सटीकता से और वो सही निकल सके, इसके लिए मिशन मौसम प्रारंभ किया गया है। 2 वर्ष में इसके लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। और जो मौसम है यह पंचायत स्तर पर पूर्वानुमान लगाएगा, अर्थात पूरे जिले का एक साथ जो मौसम का अनुमान है यह न बताकर जो पंचायत स्तर पर कार्य किया जाएगा, प्रत्येक पंचायत स्तर पर बताया जाएगा कि वहाँ का लोकल मौसम आज कैसा रहने वाला है। और नाव कास्ट की घोषणा है यह भी करने के लिए यह कार्य किया जाएगा, अर्थात मिशन मौसम के तहत इसमें कार्य करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि की जाएगी। और नाव कास्ट की घोषणा अर्थात हर घंटे में जो मौसम है उसकी घोषणा की जाएगी कि हर घंटे में मौसम का बदलाव किस प्रकार होने वाला है। अर्थात ये नहीं होगा कि एक दिन में केवल एक ही बार घोषणा की जाएगी मौसम के बारे में, तो पंचायत स्तर पर घोषणा होगी और जो हर घंटे में अपडेट दिया जाएगा मौसम के बारे में। इसके लिए मिशन मौसम प्रारंभ किया गया है प्रधानमंत्री जी द्वारा। 2 वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपए की राशि इसमें खर्च की जाएगी। और जो क्लाउड चेंबर है, इसके अंतर्गत क्लाउड चेंबर कहाँ पर निर्माण किया गया है, तो पुणे में क्लाउड चेंबर का निर्माण किया गया है और ये भारत का पहला क्लाउड चेंबर होगा। और यहाँ पर क्या होगा, जो बादलों का निर्माण किया जाएगा यहाँ पर, और बादलों की जो गतिविधियाँ है उनको देखा जाएगा, उनका निरीक्षण किया जाएगा तथा पूर्वानुमान लगाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का अभी शुभारंभ किया गया है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर होने वाला है, तो निजामाबाद में इसका मुख्यालय रहेगा। तेलंगाना निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय रहने वाला है। इंपॉर्टेंट है, यह अभी इसकी स्थापना हुई है इसलिए यह चर्चा में है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा, तो निजामाबाद तेलंगाना में इसका मुख्यालय रहने वाला है। और इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो हमारे जो पीयूष जी गोयल है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री वर्तमान में पीयूष जी गोयल, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड को। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने, इसकी स्थापना हुई तो पहले अध्यक्ष इसके श्री पल्ले गंगा रेड्डी जी बने। श्री पल्ले गंगा रेड्डी जी इसके पहले हेड बने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के। और जो हल्दी है इसे गोल्डन स्पाइस भी कहा जाता है, हल्दी को गोल्डन स्पाइस भी कहा जाता है। अभी हाल ही में मेघालय की एक हल्दी को GI टैग दिया गया था, उसका नाम क्या है, तो जो लकाडोंग हल्दी है इसे अभी GI टैग मिला था मेघालय का। अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी के उत्पादन में, हल्दी के उपभोग में और हल्दी के निर्यात में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। हल्दी के उत्पादन में, उपभोग में तथा निर्यात में विश्व में पहले स्थान पर किसका नाम आता है, भारत का आता है।
कुछ अनुसंधान संस्थान और उनके जो केंद्र हैं उन्हें देख लेते हैं, वो कहाँ पर उनका मुख्यालय है। मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, कोझिकोड केरल में इसका मुख्यालय है। औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में है औषधि अनुसंधान संस्थान। चावल अनुसंधान संस्थान हमारा कटक उड़ीसा में है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। और आलू अनुसंधान कहाँ पर है, तो शिमला हिमाचल प्रदेश में हमारा आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल कहाँ हुआ है, तो नाग 2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल ट्रायल किया गया है, सफल इसका परीक्षण किया गया है कहाँ से, राजस्थान से किया गया है, राजस्थान के पोखरण से। और जो अधिकतर और भी मिसाइलें होती हैं उनका टेस्टिंग एक और कौन सा स्थान है, तो जो उड़ीसा का चांदीपुर है, उड़ीसा का चांदीपुर, यहाँ से मिसाइलों की टेस्टिंग की जाती है, एक स्थान यह भी है और एक स्थान राजस्थान का पोखरण है। तो नाग MK2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और सफल परीक्षण इसका पोखरण राजस्थान से किया है और DRDO के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। यह एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है, अर्थात टैंकों के जो टैंक है उनको फोड़ने के लिए, टैंकों के लिए इसका उपयोग होता है, टैंकों के जो है उन्हें विध्वंस के लिए। तो एंटी टैंक मिसाइल है और ये किस सिद्धांत पर, तो फायर एंड फॉरगेट अर्थात दागो और भूल जाओ की जो नीति पे या दागो फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर यह कार्य करती है। अर्थात अगर लक्ष्य जो टारगेट है इस मिसाइल का अगर वो इधर उधर भी होता है तो यह अपने आप सेंसर से उसको कनेक्ट करके उस लक्ष्य का पीछा करते हुए उसे नष्ट करने में सक्षम है। इसलिए फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है। और जो हमने एक प्रोजेक्ट चलाया था IGMDB प्रोग्राम जो 1983 में चलाया गया था, जो हमारे APJ अब्दुल कलाम थे उनकी अध्यक्षता में, और इसके तहत हमने 5 मिसाइलों का निर्माण किया था, जो पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, इन 5 मिसाइलों का निर्माण किया था हमने IGMDP प्रोग्राम के तहत। जो पृथ्वी और अग्नि है हमारी, ये किस प्रकार की मिसाइल है, पृथ्वी और अग्नि हमारी सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अगर त्रिशूल और आकाश की बात करेंगे, त्रिशूल और आकाश आपकी, यह त्रिशूल और आकाश यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यह सतह सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइल है। और नाग कैसी मिसाइल है, तो एंटी टैंक मिसाइल है आपकी नाग है। अस्त्र किस प्रकार की मिसाइल है हमारी सेना में जो शामिल है अस्त्र, तो अस्त्र यह हवा से हवा, जो हवा से हवा, जो एयर टू एयर है, सतह जो एयर टू एयर है, एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल कौन सी हमारी, तो यह अस्त्र है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ब्रह्मोस किस देश ने तैयार की है, किन 2 देशों ने, तो भारत और रूस के द्वारा ब्रह्मोस को तैयार किया गया है। और अभी हाल ही में ब्रह्मोस को हमने निर्यात किया है, तो ब्रह्मोस को किस देश को पहली बार निर्यात किया गया है, तो जो फिलीपींस है, फिलीपींस इसे ब्रह्मोस को पहली बार निर्यात किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गान नगाई उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो गान नगाई उत्सव का आयोजन अभी मणिपुर में हुआ है। गान नगाई उत्सव इसका आयोजन मणिपुर में हुआ है और मणिपुर का जो जेलियांग समुदाय है, यहाँ का जेलियांग समुदाय, उसके द्वारा यह उत्सव मनाया जाता है, गान नगाई उत्सव। और इसमें जो पारंपरिक शराब है वो सर्वोच्च देवता को परोसी जाती है। जो जेलियांग ग्रोंग समुदाय है यहाँ का, उसके द्वारा अपने सर्वोच्च देवता को शराब परोसी जाती है। और शराब परोसने के बाद आपको पता ही है कि देवताओं को शराब परोसने के बाद शराब का क्या किया जाता है, तो उसके बाद फिर आनंद ही आनंद रहता है। और जो गान नगाई उत्सव है यह मणिपुर में होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में मेघ वेग उत्सव कहाँ पर मनाया गया है, मोघ वेग, अभी हाल ही में मोघ वेग उत्सव कहाँ पर मनाया गया है, तो यह तमिलनाडु में आयोजित हुआ है मोघ वेग उत्सव। इसके अलावा तमिलनाडु में थाईपुसम, पोंगल और जल्लीकट्टू का भी आयोजन कहाँ पर होता है, यह भी तमिलनाडु के ही उत्सव है, मोंगवेंग, थाईपुसम, पोंगल और जल्लीकट्टू। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में LVM 3 वाहन परियोजना का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, तो LVM क्या है, यह तो ये हमारा रॉकेट है। तो LVM 3 वाहन परियोजना का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, तो विक्टर जोसेफ को नियुक्त किया गया है LVM 3 परियोजना का निर्देशक। LVM यह हमारा व्हीकल है और ये भारत का सबसे भारी व्हीकल है, भारत का सबसे भारी रॉकेट होने वाला है। और इसके प्रोजेक्ट के निर्देशक किसे बनाया गया है, तो जो विक्टर जोसेफ है इनको अभी इस प्रोजेक्ट का निर्देशक बनाया गया है। और जो LVM 3 M4 है, हमारा एक रॉकेट LVM 3 M4 है, इसका प्रयोग तो हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में किया था।
और जो हमारा गगनयान मिशन जाने वाला है, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होने वाला है, तो भारत का जो गगन मिशन होने वाला है उसमें इसका यूज़ किया जाएगा LVM 3 व्हीकल का। और यह फर्स्ट मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा भारत का गगनयान। और गगनयान के साथ में एक रोबोट को भेजने के लिए इसरो ने विकसित किया है। उसका नाम क्या है? तो जो व्योम मित्र है, व्योम मित्र रोबोट को विकसित किया है किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। और यह अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जाएगा। और 2035 तक हमारा लक्ष्य क्या है? तो 2035 तक हमारा खुद का स्टेशन स्थापित करने का हमारा लक्ष्य है अंतरिक्ष में। तो फर्स्ट मानवयुक्त मिशन में प्रयोग किया जाएगा LVM 3 व्हीकल का। इसरो के बारे में देखेंगे तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। और जो विक्रम साराभाई है इसके प्रमुख थे पहले, जिन्हें भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है। वर्तमान में इसके हेड V नारायण जी बने। एस सोमनाथ जी की जगह हेड कौन बन गए इसरो के? V नारायण जी। और OPC, अभी हाल ही में OPC कहाँ के जो नियुक्त हुए हैं प्रमुख? तो भारतीय पुलिस फाउंडेशन है, इसके अध्यक्ष या प्रमुख कौन नियुक्त हुए? OP सिंह जी। V नारायण जी यह इसरो के प्रमुख नियुक्त हुए। बहादुर सिंह जी की बात करें, अभी हाल ही में बहादुर सिंह जी को भी हमने पढ़ा था, इन्हें कहाँ नियुक्त किया गया है? तो भारतीय एथलेटिक्स संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बहादुर सिंह जी को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अंतिम, हाल ही में फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो फ्यूचर मिनरल्स फोरम रियाद सऊदी अरब में प्रारंभ हुआ है। होस्ट इसका कौन रहने वाला है फ्यूचर मिनरल्स फोरम का? तो रियाद सऊदी अरब इसका होस्ट है। और 14 जनवरी से यह प्रारंभ हुआ है। और भारत की ओर से जो खनन और कोयला मंत्री है हमारे जी किशन रेड्डी जी, इसमें भाग लेने के लिए गए हैं रियाद सऊदी अरब में। और खनन संबंधित जो चुनौतियां हैं उनके समाधान और खनन को बेहतर तरीके से किया जा सके, ताकि जो खनिज निकाला जाए खनन करके उसका बेहतर और अच्छे से उपयोग किया जा सके और कम से कम खनिज जो नष्ट हो। तो इस प्रकार की जो खनन से संबंधित चुनौतियां हैं उसके समाधान के लिए रियाद में फ्यूचर मिनरल्स फोरम की बैठक का आयोजन हुआ था। अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। और अगर क्लास अच्छी लगी हो आपको तो लाइक ज़रूर करिएगा क्लास को, और कुछ सजेशन हो तो कमेंट करिएगा। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में IUCN ने रेड डाटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया है? तो भारत का जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर मीठे पानी की जो प्रजातियाँ जैव विविधता निवास करती है, इसके लिए हॉटस्पॉट घोषित किया है। विश्व के पहले क्रायोबोर्न बेबी कोरल कहाँ स्थापित हुआ है? तो इसे ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया गया है क्रायोबोर्न बेबी कोरल को। और जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ पर। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च की गई है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व क्या है? तो अमोनियम फास्फेट इसका मुख्य तत्व है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि का रिकॉर्ड बना है? तो भारत ने 113% की वृद्धि की है। और जो 30 गीगावाट बिजली का उत्पादन करने का रिकॉर्ड बना है 2024 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। हाल ही में फसल कटाई उत्सव माघ बिहू कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो माघ बिहू या बोगली बिहू इसका आयोजन कहाँ पर? असम में हुआ है। अंडर 19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ईरा जादव जी के बनाया गया है और मुंबई टीम से खेली थी। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में प्रारंभ की गई इन-रोड परियोजना का संबंध किससे है? तो प्राकृतिक रबर के उत्पादन की क्वालिटी को अच्छा करना इसका उद्देश्य है। हाल ही में 20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान सहने वाला हिम कवच किसने विकसित किया है? तो यह DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। अब आज के प्रश्नों को क्विक रिवीजन में देख लेते हैं। क्रोएशिया के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो जो जोरान मिलनोविक है यह क्रोएशिया के राष्ट्रपति बने। भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में शामिल हुआ है। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी 2014 में स्थापना होती है। केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमेसुलाइड दवा पर प्रतिबंध लगाया है? तो गिद्धों पर इसके दुष्प्रभाव हो रहे थे। वर्ष 2025 में 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन कहाँ पर होना है? तो इसका आयोजन होगा हमारा जो
पुणे है, यहाँ पर महाराष्ट्र में इसका आयोजन होना है। होली में लॉन्च मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यह भी पुणे में स्थापित होने वाला है मिशन मौसम के तहत। चर्चा में रहे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ होगा, निजामाबाद तेलंगाना में इसका मुख्यालय होगा। हाल ही में नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल कहाँ हुआ है, तो इसका राजस्थान के पोखरण में सफल ट्रायल हुआ है। गान नगाई उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो गान नगाई उत्सव अभी मणिपुर में प्रारंभ हुआ है। LVM-3 वाहन परियोजना का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, तो विक्टर जोसेफ जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो फ्यूचर मिनरल्स फोरम रियाद सऊदी अरब में इसका आयोजन हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद।